महाराजा कृष्णचंद्र को नवाब साहब का फरमान मिला कि वो इस छोर से उस छोर तक और ऊपर से नीचे तक धरती का सही सही नाप मालूम करे। साथ ही अगर वो आकाश के तारों की संख्या भी पता कर सके तो नवाब साहब को बहुत खुशी होगी। फरमान सुनकर महाराजा भौचक्का रह गया। उसने जवाब भिजवाया कि वो बेअदबी नहीं करना चाहता, पर हुजूर ने उसे नामुमकिन को मुमकिन करने का हुक्म फरमाया है। अरे भाई, करोगे तो मुमकिन हो जाएगा। महाराजा कृष्णचंद्र गहन अध्ययन में डूब गया। उसकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उसे समझ नहीं पड़ रहा था कि कैसे वो नवाब की फरमाइश पूरी करे। कुछ दिन उपरांत गोपाल भांड का उधर आना हुआ। महाराजा को परेशान देखकर उसने निवेदन किया, स्वामी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस सेवक के रहते आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिससे आपके आशीर्वाद से आपका ये दास न कर सके। कहते समय उसकी आंखों से आत्मविश्वास छलक रहा था, पर महाराजा की चिंता कम ना हुई। नहीं गोपाल, ये काम तुम्हारे बस का भी नहीं। नवाब हुजूर ने मुझे पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई पता करने का हुक्म फरमाया है, और जैसे इतना ही काफी ना हो, तारों की गिनती करने को भी कहा है। गोपाल का उत्साह रत्ती भर भी कम ना हुआ। बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप मुझे अपना पृथ्वी मापक और तारा गणित नियुक्त कर दीजिए और बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं परिणाम लेकर नवाब हुजूर के दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। आप तो बस नवाब साहब को ये कहलवा दे कि मुझे 1 साल की मोहलत इनायत करें, और हाँ, काम पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए भी। 1 साल के बाद उन्हें पृथ्वी की माप और तारों की संख्या सही सही बता दूंगा। महाराजा ने राहत की सांस ली। अगर नाकामी हाथ लगी तो गोपाल का सर कलम होगा, उसका नहीं। गोपाल के कहे अनुसार उसने नवाब को संदेशा भिजवा दिया। साल भर गोपाल बड़े ठाठ से रहा। उन 10 लाख रुपयों को उसने सुंदरतम औरतों, बेहतरीन खानों और आला दर्जे की शराब पर खुले हाथों लुटाया। महलों, हाथियों, नगीनों सहित किसी भी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका वैभव किसी राजा से कम ना था। बरस की हर घड़ी उसके लिए खुशियों से भरपूर थी। साल के अंत में वो महाराजा के पास गया और 10 लाख रुपयों में से बचे हुए 4 निकेल के और 2 तांबे के सिक्के खनखनाते हुए चिंतित स्वर में बोला, अन्नदाता, जितना मैंने सोचा था ये काम उससे अधिक मुश्किल निकला। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अभी तक के परिणाम संतोषजनक हैं, लेकिन मुझे 1 बरस की मोहलत और चाहिए, और खर्च के लिए 10 लाख रुपए भी। ना चाहते हुए भी महाराजा को मामला नवाब के हुजूर में पेश करना पड़ा। नवाब ने आधे अधूरे मन से मंजूरी दे दी। गोपाल ने दूसरा बरस और भी ठाट बाट से बिताया। अब इन मामलों में उसे कुछ तजुर्बा हो गया था। उसके ठीक 1 बरस बाद गोपाल नवाब के महल की ओर पांव घसीटते हुए बढ़ रहा था। उसके पीछे 15 बैलगाड़ियां थी। बैलगाड़ियां कटे फटे, कुचले और उलझे रेशमी धागों से ऊपर तक लदी हुई थी, और सबसे आखिर में थी 5 मोटी ताजी भेड़ें। इस अनोखे काफिले के साथ महल के बुलंद दरवाजे को पार करते हुए वह नवाब के दरबार में पहुंचा। नवाब को फर्शी सलाम करने के उपरांत वो कहने लगा, सरकार, आपके हुक्म के मुताबिक मैं धरती को इस सिरे से उस सिरे तक और ऊपर से नीचे तक नाप आया हूँ, और आकाश के तारे भी गिन लिए हैं। शाबाश, बताओ, मुझे सही सही आंकड़े बताओ।
आंकड़े? आंकड़ों की बात तो नहीं हुई थी अन्नदाता। मैंने तो वही किया जिसका आपने हुक्म फरमाया था। पृथ्वी की चौड़ाई अगली 7 गाड़ियों में भरे धागों के बराबर है और पृथ्वी की लंबाई बाकी 8 गाड़ियों के धागों की लंबाई के बराबर। और हुजूर, इन 5 भेड़ों के शरीर पर जितने बाल हैं, ठीक उतने ही आकाश में तारे हैं। बिल्कुल उतने ही बालों वाली भेड़ें इतनी मुश्किल से मिली, ये मैं जानता हूँ या मेरा ऊपर वाला जानता है। नामुमकिन। मैं इन धागों की लंबाई मालूम नहीं कर सकता और ना ही इन भेड़ों के बाल गिने जा सकते हैं। फिर भी तुमने अपना कॉल पूरा किया। ये रहा तुम्हारा 10 लाख रुपए का इनाम।